बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले चंद दिनों से ना एक ख़बर को लेके बड़ा चर्चा है और वो ख़बर है बुनियादी तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क के हवाले से, भारत के हवाले से। और अब जितने भी नाक़दीन हैं, जो पाकिस्तान के नाक़दीन हैं, जो पाकिस्तान से भाग के बाहर जाके बैठे हुए हैं, या वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक इस वक्त अपोजिशन से है और उनकी जमात जो है वो हुकूमत में नहीं है, और वो कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे कि जिसमें पाकिस्तान की तज़हीक, पाकिस्तानियों की तज़हीक का कोई भी पहलू जो है वो निकलता हो और उसमें लोगों का मोराल जो है वो डाउन होता हो, और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाती हो कि अगर उनकी जमात हुकूमत में हो तो यकीनन हम भी इस दौर में कम से कम शामिल हो जाएं। और उसमें जितने भी लोग हैं, जो कुछ लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, बराजमान हैं, चाहे वो एंकर के तौर पे हों, चाहे वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर पैनल में आके बैठते हों, या कुछ ऐसे लोग कि जिन्होंने अपने वो बना रखे हैं, चैनल्स बना रखे हैं, वो आपके साथ ट्विटर के ज़रिए मुखातिब होते हैं, वो यूट्यूब के व्लॉगर्स हैं वगैरह वगैरह। तो इस ख़बर को लेके बड़ा चर्चा है। ख़बर क्या है? ख़बर बुनियादी तौर पे ये है कि भारत ने चंद्रयान के नाम से एक खलाई मिशन अपना चाँद की जानिब रवाना किया है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो कि वाकई अप्रिशिएटेबल है वो ये है कि ये जो खलाई मिशन है, वो जो चाँद की तरफ गया है, ये असेंबल्ड इन इंडिया नहीं है, बल्कि ये मेड इन इंडिया है। यानी उसका जो इंजन है वो भी देसी साख्त का है, और देसी साख्त से मुराद ये कि उसे इंडिया में बनाया गया है, हिंदुस्तान में बनाया गया है। तो ये जो मेला देखने का मौका होता है नाज़रीन, वो तब होता है जब आपकी जेब में धेला हो, और ज़ाहिर है कि वहाँ पे जमहूरियत की कंटिन्यूटी है। कभी भी उनकी फ़ौज जो है उसने इक़्तिदार नहीं संभाला, कभी बड़ा कम ऐसा हुआ है कि उनकी जो सर्विंग गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्दत पूरे किए बग़ैर उसे घर भेज दिया गया हो, रुखसत कर दिया गया हो। उनकी जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो जज हैं, वो भी अपनी हदूद का बड़ा और अपनी कुयूद का बड़ा ख्याल रखते हैं और उससे बाहर नहीं जाते। और पॉलिसियों का तसलसल है, पॉलिसियों के तसलसल का नतीजा जो है वो यही हुआ करता है। आज से तकरीबन 5 साल पहले भारत ने पहला मिशन जो है वो रवाना किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। और उस वक़्त जितने भी लोग भारत के नाक़दीन थे, उन्होंने इस पर बड़ी खुशी का इज़हार किया था और बड़ी बगलें बजाई थी कि देखें जनाब, ये इनसे तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और अब तकरीबन 5 साल के अरसे में दोबारा वो इस काम में लगे, और इसके ऊपर बड़ा भरपूर पैसा जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से रिलीज़ किया गया। और अब अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो भारत जो है वो दुनिया का ग़ालिबन 5वां या चौथा मुल्क हो जाएगा जो चाँद पे कदम रखेगा, और चाँद के एक मख़सूस हिस्से की जानिब इसे रवाना किया गया है। और कहा और बताया ये जा रहा है कि अगस्त 2023 की किसी तारीख को ये जो मिशन है वो चाँद पे पहुंच जाएगा, अगर कामयाब हो गया तो। लेट्स सी कि अब जुलाई के आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो अगस्त में भारत की पूरी कौम जो है वो इसी जानिब देख रही है, और उनके लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है। अब जाहिर है कि हम इस वक्त जो हैं वो माशी बदहाली का शिकार हैं। हमारे अदालत ने जो इंटरफेरेंस कर रखी है वो आपके सामने है, इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस रही है वो आपके सामने है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदतर सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान की अपोजिशन है, बल्कि वो किसी दुश्मन मुल्क के आलाकार लगते हैं। लगता है जैसे वो भारतीय हों, जैसे वो अमरीकी हों, जैसे वो इजराइली हों, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी दुश्मन तराज़ी और ज़बान दराज़ी करते हैं कि लगता नहीं है कि इन लोगों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ है। आपने देखा कि साबिक़ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग यहाँ पे मुल्क को मज़ीद गहराइयों में डाल के भागे हैं, तो अब जब उन्हें अदालतें बुलाती हैं तो वो बड़ी ढटाई से और बड़ी बेशर्मी से ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं, और हमारे पास तो, हम तो ड्यूल नेशनल हैं, और हम तो जिस मुल्क में आके बैठे हैं हम इस मुल्क के शहरी हैं। तो जब हम इस मुल्क के शहरी हैं तो आपके मुल्क में क्यों हैं? बंदा इनसे ये पूछे कि अगर आप पाकिस्तानी नहीं थे तो आप पाकिस्तान में ये सारी गंदगी फैलाने क्यों आए थे? और अब जबकि आप फैला चुके और पाकिस्तान को आप कई साल पीछे ले जा चुके, तो अब फिर आप आएँ। अब मर्दानगी का, जुर्रत का, इखलाकी जुर्रत जो कि ज़ाहिर है इन लोगों में नहीं है, उसका मुज़ाहरा करें और आके यहाँ पे अदालतों का सामना करें और बताएं। और अगर आप ये समझते हैं कि आप सच्चे हैं और आपने
बकौल आपके दूसरे मुल्कों का शहरी होने के बावजूद इस गरीब मुल्क की कोई खिदमत की है, तो आके अवाम के सामने रखें, अदालतों को बताएं, खुद को साबित करें। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, तो अब चाहे शहबाज गिल हो, चाहे वो शहजाद अकबर हो, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी हो, चाहे वो मुईद पीरज़ादा हो, चाहे वो साबिर शाकिर हो, चाहे वो मूनस इलाई हो, या वो आदिल राजा हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो, तो ये जितने भी लोग हैं, ये तो उस मुल्क उन मुल्कों के शहरी और अपने अपने मुल्कों में जा बैठे हैं। अब पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो उनके पीछे लगे हैं कि उनको उनके मुल्कों से पकड़ के यहाँ अपने मुल्क में लाएं और फिर उनको जो भी बनता है कानून के हवाले से वो उनके साथ सलूक किया जाए। बात कर रहे थे जी हम चंद्रयान की। चंद्रयान बुनियादी तौर पे उसी खलाई मिशन का नाम है जो भारत ने चाँद की तरफ रवाना किया है। सवाल ये पैदा होता है कि हम दोनों मुल्क जो हैं वो एक ही तारीख को, एक ही सन में आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों के तसल्लुत से। वो भारत बन गया था और ये पाकिस्तान बन गया था। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया? क्या हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाइयाँ की गई हैं? क्या यहाँ सिर्फ़ हुकूमतों का खेल चलता रहा है? और क्या अब यहाँ आके हम इस साउथ एशिया के अंदर वो वाहिद मुल्क बनते जा रहे हैं कि जिसके तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर अगर इश्तिहारात आते हैं तो हाउसिंग स्कीम्स के आते हैं। गोया हम इश्तिहारात में खुद बता रहे हैं कि हमारी प्लानिंग क्या है और हमारी कौम किस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन कोई नहीं, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट जो है वो कोई नहीं, इम्पोर्ट बहुत है। और जो पैसा हमारे यहाँ है वो यूटिलाइज़ कहाँ हो रहा है? वो हाउसिंग स्कीम्स में हो रहा है। हम लोग अपनी ज़रई ज़मीनों, ज़रख़ेज़ ज़मीनों को काट के, अब चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट की DHA हो, चाहे प्राइवेट की बैरिया टाउन हो, चाहे उसमें दूसरी छोटी मोटी स्कीम्स हो, चाहे उसमें सिटी हाउसिंग हो, चाहे उसमें कोई भी हो, तो हम इस मुल्क की जड़ों को काट रहे हैं। हम यहाँ के दरख्तों को काट रहे हैं, हम यहाँ के एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और हम जो हैं वो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो क्या कभी भी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो एक बड़ी खुशगवार हैरत। अब बात यह है कि हाल तो हमारा ये है, मुस्तकबिल की तो उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए, लेकिन माजी क्या है? माजी बड़ा ताबनाक है और वो ये कि 1961 में 1961, अब आप अगर 1961 का हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान बनने के 13-14 साल के बाद ही हम लोगों ने रहबर के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। हमारा एक इदारा स्पार्को जो आज भी कायम है, जो ये खलाई मिशन के ऊपर काम करता है, ये इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में रवात टी चौक से अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो आपके उल्टे हाथ पे स्पार्को का बहुत बड़ा दफ्तर आपको नज़र आता है। तो स्पार्को 1961 में हमने कायम कर दिया था और जिसका मकसद बुनियादी तौर पे यही खलाओं की खला नवर्दी थी और जिसकी इंतहा बहरहाल चाँद के ऊपर पहुंचना था, क्योंकि चाँद सितारों से आगे, और वो जो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं वो उसके अंदर चाँद है और उस चाँद पे हमने जाना था। और 1962 में, यानी 15वें साल, अपनी पैदाइश के 15वें साल, पाकिस्तान ने रहबर 1 के नाम से अपना एक खलाई मिशन खला में डाटा इकट्ठा करने के लिए रवाना किया था। यानी ये बड़ी हैरत की बात है और ये उन लोगों के लिए कि जो उस वक्त से अपनी लंबी ज़ुबानें निकाले, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठे, मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ मेन स्ट्रीम मीडिया अपने व्लॉग्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे डीमोरल कर रहे हैं, उनके लिए जवाबन अर्ज़ है कि इसकी तहकीक करें। 1962 में हमने जो रहबर 1 के नाम से भेजा था वो 130 या 132 किलोमीटर फ़ज़ा में खला में गया था और वहाँ से डाटा लेकर आया था। अब मसला बुनियादी तौर पे क्या है? अगर हमने 1961 और 62 में ये काम शुरू कर दिया था और अगर हमने भुट्टो साहब के दौर से एटम बम पे काम शुरू कर दिया था, तो हमें आगे जाने के बजाय हम पीछे क्यों हैं? ये बुनियादी बात है, ये है वो सोचने की बात। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है, हमारे यहाँ हुकूमतों का तसलसल नहीं है, हमारे यहाँ हुकूमतें जिस अंदाज से रुखसत की जाती हैं वो आपके सामने है, हमारे यहाँ अदालतों की इंटरफेरेंस है, हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है। और अब बात यह है कि स्पार्को जैसा इदारा अगर आपने बनाया है और अगर आपने चाँद पे जाने का ख्वाब देख रखा है, और इंशाअल्लाह ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। पाकिस्तान एक बड़ा टैलेंटेड मुल्क है और ये जो मुट्ठी भर लोग जो जिन्होंने इसको क्रश करने की नापाक कोशिश की है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, मैं यहाँ पे
सिर्फ सानिया 9 मई की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नून लीग की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे MQM की बात कर रहा हूँ। वो तमाम लोग जिन्होंने अपना अपना हिस्सा इस मुल्क की बर्बादी में डाला है, अब अल्लाह उन्हीं को बर्बाद करेगा और हम लोग, हमारी जो स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन अब इशू ये है कि स्पार्को जैसे इदारे के सरबराह तो साइंसदान होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके एटमी प्रोग्राम की सरबराही साइंसदानों के हाथों में थी। तो आज आप एक एटमी मुल्क हैं, मुस्लिम दुनिया का पहला और अब तक का वाहिद एलानिया एटमी एटॉमी पावर हैं। तो आपकी जो सरबराही स्पार्को की है वो साइंसदानों के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन पिछली कई दहाइयों से मुसलसल मेजर जनरल साहिबान जो हैं वो स्पार्को की सरबराही कर रहे हैं। अब यकीन माने कि हमें मेजर जनरल साहिबान के सरबराही पे एतराज़ नहीं है, अगर तो वो साइंसदान है, मैं इस बारे में इल्म नहीं रखता। अब अगर तो वो साइंसदान भी हैं, तो अगर उन्होंने रैंक लगा रखे हैं तो हमारी सर आंखों पे, क्योंकि रैंक्स वाले जो फ़ौज है, जो पाक फ़ौज है, वही तो हमारी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का इस्तारा है और उसकी ज़मानत है। तो अगर वो साइंसदान हैं तो बिल्कुल वो अब कारकर्दगी दिखाएं। अगर कई दहाइयों से मेजर जनरल साहिबान आ रहे हैं तो अब फिर वो चांद की तरफ, ठीक है, अब हमारे पास अगर इस वक्त वो मतलूबा डॉलर्स नहीं हैं, और अगर मतलूबा डॉलर्स आ जाते हैं तो पहले हमने अपने लोगों को उनकी रोटी पूरी करनी है, लेकिन कम से कम उसकी तरफ डायरेक्शंस तो करें। लेकिन अगर बड़े अदब से ये गुजारिश है कि अगर वो फ़ौजी सीनियर अफसरान साइंसदान नहीं है तो फिर स्पार्को की सरबराही को बदलने की ज़रूरत है और फिर इस पॉलिसी में तसलसल की ज़रूरत है ताकि हम भी चांद पे पहुंच सकें। तो इदारा मौजूद है और 1961 और 62 की तारीख मैंने आपके सामने रखी, तो इसमें परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। आप अपने हालात को देखें और फिर आप भारत के हालात को देखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ रावलपिंडी में रहता हूँ और अगर मैंने यहाँ से लाहौर जाना है और मेरे साथ कोई भी मेरा दोस्त जो है वो मुकाबला करता है, तो हमारा मुकाबला तब है अगर हमारा रूट भी एक हो और हमारी गाड़ी भी एक जैसी हो। मसलन अगर हम दोनों के पास एक सिविक कार है और हम दोनों ने मोटरवे से जाना है तो फिर तो मुकाबला बनता है और नज़र आता है। लेकिन अगर मेरे दोस्त के पास तो सिविक कार है और उसने मोटरवे से लाहौर जाना है और मेरे पास एक पुराने ज़माने की FX है या मेहरान है और मुझे GT रोड का रास्ता दिया गया है, तो फिर मेरा तो ना वसाइल उस जैसे दिए गए हैं और ना रास्ता, तो फिर मेरा उसका मुकाबला नहीं। तो भारत के और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है। यानी आप ये देखिए कि टैलेंट की कमी तो दोनों मुल्कों में नहीं है। जैसे डॉक्टर्स वहाँ हैं वैसे डॉक्टर्स यहाँ हैं, जैसे इंजीनियर्स वहाँ हैं वैसे इंजीनियर्स यहाँ हैं। जो ज़हनी नशोनुमा वहाँ है वही ज़हनी नशोनुमा यहाँ है। तकरीबन एक जैसे मामला दोनों मुल्कों के टैलेंट के एतबार से हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ कभी भी अदालतों ने इंटरफेरेंस करके किसी ख़ास जमात को नहीं बचाया। वहाँ पे वो अपनी हद में रहते हैं। वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी मार्शल लॉ नाफिज नहीं किया। वहाँ कभी किसी मुंतखब हुकूमत को घर नहीं भेजा गया। वहाँ जैसा भी है लेकिन पॉलिसियों का तसलसल है। तो हमें अब इससे क्या नतीजा निकलता है कि अगर हम लोगों के ख्वाब भी चाँद पे जाने के हैं, और यहाँ पे चाँद पे जाना जो है नाजरीन वो सिर्फ एक मिसाल है। हमारे यहाँ हमें और बड़ी कामयाबियाँ चाहिए। हमें अपनी इंपोर्ट्स को, वो जो हम बाहर से चीज़ें दरामद करते हैं, उसको कम करना है और हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को, जो हमने चीज़ों को बरामद करके अपने मुल्क में तैयार करके आलमी मंडियों के अंदर फ़रोख्त करना है। अब चाहे वो सनती मसनूआत हों, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर के आइटम हो, चाहे वो हमारी फसलें हों, चाहे वो कुछ भी हो, तो हमें बुनियादी तौर पे इन चीज़ों का लेवल, इस वक्त हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि हमारे यहाँ बजाय ये कि मेड इन पाकिस्तान लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सियालकोट के अंदर हमारे यहाँ सर्जिकल के आइटम्स बन रहे हैं। फिर सियालकोट ही के अंदर हमारे यहाँ दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्स के आइटम्स जो हैं वो बन रहे हैं। सियालकोट के अंदर ही आप ये तमाम चीज़ें बन रही हैं। और फिर लेदर की प्रोडक्ट्स बन रही हैं। फैसलाबाद के अंदर हमारी बहुत बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वो काम कर रही है और बिल्कुल सेल्फ हेल्प पे काम कर रही है। हुकूमत की जानिब से वो सपोर्ट तो उनको नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो काम कर रही है। लाहौर का इंडस्ट्रियल एरिया आप देखें, गुजरांवाला की इंडस्ट्री को देखें और वो मुल्क की तरक्की में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। गुजरात को देखें कि वो अपने सनती मसनूआत के एतबार से बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। वज़ीराबाद में ख़ास तौर पे जो कटलरी और किचन यूटेंसिल्स और टेबल टॉप वेयर
की जो चीज़ें हैं, जो मसनूआत हैं, वो वाक़ई उनकी आलमी मंडी में बड़ी मांग है और उनको भेजा भी जा रहा है। इसी तरह कराची के अंदर, कराची पाकिस्तान का सनती हब है, रीढ़ की हड्डी है, और हम लोगों ने मिनी पाकिस्तान है, और हम लोग वहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्री के ज़रिए जो कुछ पैदा करते हैं उसमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको बढ़ाएंगे तो फिर हमारे यहाँ खुशहाली आएगी, और इसको बढ़ाएंगे तो फिर हमारे यहाँ चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी, हम और फिर हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर के ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा कर लिया गया कि हमें पहले तो ये पुलें ना बनाए और सड़कें ना बनाए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और इसमें तहरीक इंसाफ का मैं बड़ा बेखतर होकर ये बात कहूँगा कि बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने कौम को इस मामले में बड़ा बदराह किया है कि जनाब सड़कें और पुलें और ये क्यों बनाते हैं भाई, ये इसलिए बनाते हैं। अब आप मेट्रो बसेज़ और मेट्रो ट्रेन्स को ही अगर लें तो इंडिया के हर बड़े शहर में कई किलोमीटर, मजमूई तौर पे कई हज़ार किलोमीटर मेट्रो ट्रेन है उनके पास। हमारे पास तो सिर्फ 27 किलोमीटर है, जिस पे तहरीक इंसाफ के यूथियों ने नाच नाच के और कौम को गुमराह करके और मुल्क का ये हाल करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, सनतों को आगे लाने की ज़रूरत है, एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है, पावर सेक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मोटरवेज़ हैं, जिसमें जो हमारी राब्ता सड़कें हैं, जो लिंक रोड्स हैं, जो खेत से मंडियों तक रसाई है उसमें तेज़ी, फिर जो हमारी रेलवे लाइन्स हैं, जो हमारी डबल लाइन्स के मंसूबे हैं, जो रैपिड ट्रांजिट है, वो सारे मंसूबे आएंगे तो फिर हमारी भूख ख़त्म होगी। ये सारा कुछ अगर लगेगा तो फिर हमारा मौसम अच्छे होंगे। ये सब कुछ अगर होगा तो हमारे तालीमी इदारों के लिए पैसा आएगा। वो जो फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ की बात की जाती है, वो फ्री कार्ड वाला तमाशा नहीं होगा। वो ये जो मुख्तलिफ कंपनीज़ इंश्योरेंस वाली हैं उनके ज़रिए ये तमाशा लगा के कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जाएगी। फिर ये लैपटॉप्स बांटने वाले ड्रामे नहीं किए जाएंगे, बल्कि फिर हकीकी पैसा लोगों की जेब में जो है वो आएगा। चे जाए कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग मुल्क की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीनों को काट के और उनके दरख्तों को काट के और वहाँ से फसलों को रुखसत करके वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बनाते ही चले जा रहे हैं, बनाते ही चले जा रहे हैं। इसको सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे आखिरी उम्मीद तो अब इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली रह गई है। तो उनको भी इस मामले में सोचना चाहिए कि आप फौरी तौर पे एक रेड लाइन, ये जो रेड लाइन की बात हमारी सियासत में पिछले कई सालों से घुसी है, अब कुछ रेड लाइन सियासत से हट के मुल्क की भी होनी चाहिए। आप एक रेड लाइन लगा दें कि नो मोर हाउसिंग स्कीम। ये जो अब मुख्तलिफ इश्तिहारात पेशावर के भी चल रहे हैं, और कभी गुजर खान के चलते हैं, कभी मंडी बाउद्दीन के चलते हैं, कभी कराची के चलते हैं, कभी कोयटा के चलते हैं, बस कर दें, खुदारा इसको बस कर दें। आप अपनी ग्लोबल वार्मिंग को देखें, आप देखें कि आपके मौसम का क्या हाल हो रहा है। ये जो ब्रेड बास्केट है पाकिस्तान, आप इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप इसके ऊपर पाबंदी लगाएं, और ये इन इश्तिहारात पे भी पाबंदी लगाएं। ये चाहे रेडियो पे हो, चाहे अखबारों में हो, चाहे टेलीविज़न पे हो, चाहे इंटरनेट पे हो, इनकी हौसला शिकनी करें। वरना आप यकीन करें कि फिर चाँद पे जाना तो बड़ी दूर की बात, लोगों के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो जाएगा। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, दूसरी तरफ अब ये हुआ कि अब हमारे कुछ नादान दोस्त कुछ अर्सा पहले तक, मैं बिल्कुल यहाँ पे लसानियात की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान एक इकाई है और यहाँ पे हर ज़बान के लोग जो हैं वो रहते हैं, और हम सब आपस में भाई भाई हैं, चाहे उसमें बलोच हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे पंजाबी हैं या पख्तून हैं। लेकिन कुछ नादान दोस्तों की जानिब से ये भी ड्रामेबाजी की जा रही थी। जब ये लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ना शुरू किया तो मेरे कई जानने वालों, यहाँ मेरे इस मोहल्ले में भी कई इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्टेटसेस पे ये लगाया कि जनाब देखें, ये जो पंजाबी हैं ये तो छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई को, लेकिन पठान अपनी जगह पे खड़े हैं। और जमा पख्तून यम, मैं खुद भी एक पठान हूँ, तो फ़ख्र है मुझे पठान होने पे। और वो देखें, वो खड़े हैं, खान के साथ डट के खड़े हैं। वो जनाब कल 57 तो हट गए, और जमा पख्तून यम का तो जनाजा उन्होंने निकाल दिया। परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल उसी तरह बनाने का ऐलान किया जैसे किसी ज़माने में पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी। और उस ज़माने में जो काम फैसल साले हयात से इस्टेब्लिशमेंट ने लिया था, अब एग्जैक्ट वही काम जो है वो परवेज़ खटक साहब से लिया जा रहा है। और अब हर आने वाला दिन जो है वो मुश्किलात में इजाफा होगा पीटीआई के लिए, और उसमें परवेज़ खटक साहब नए नए इंकशाफात जो हैं वो करेंगे, और आपको इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो नज़र आएंगी। 2 और बुरी खबरें पीटीआई के लिए ये आई कि एक तो जो इद्दत में निकाह का केस है
उसके ऊपर स्टे ले रखा था उन्होंने, और इद्दत में निकाह के केस का जो स्टे है वो ख़त्म कर दिया गया और उसे काबिल समात आज करार दे दिया गया। आज सुबह की ये डेवलपमेंट थी, और ज़ाहिर है ये वाला केस जो है वो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और दूसरा एक और केस जो है उसे भी आज काबिल समात जो है वो करार दे दिया गया है। तो दो केसेस जो हैं वो आज दोबारा से खान साहब के लिए खुल गए हैं। परवेज़ खटक और महमूद खान ने पार्टी को छोड़ दिया है, पार्टी के मज़ीद टुकड़े हो गए हैं। तो अब इंतज़ार है जी सितंबर का, कि जिसमें बंदयाल साहब की रुखसती है, सदर मुमलिकत की रुखसती है, और उसके बाद जो हमारा जो मंजरनामा है इस मुल्क का, इस मुल्क की ताकत का, वो तब्दील होगा। तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।